अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फैसल मोहम्मद और आप देख रहे हैं हमारा वीलॉग व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद। आज सबसे अहम ख़बर आपने सुनी ली होगी। भारत के जो सुप्रीम कमांडर हैं तीनों अफवाज के, जो एक नया ओहदा क्रिएट किया था हिंदुस्तान ने, उनकी आज एक हेलीकॉप्टर के हादसे में उनकी मौत हो गई है और उनके साथ तकरीबन कोई 14 अफराद सवार थे। रूसी साख्त का ये हेलीकॉप्टर बताया जाता है, गालिबन M1F है, शायद 617 वो। तो वो जो है तमिलनाडु के करीब एक इलाके के अंदर बताया गया है कि गिर गया। लेकिन बहरहाल ये तो अभी तक भारत ने कोई इसके ऊपर रिपोर्ट नहीं दी है और कहा जा रहा है कि लोकसभा में हालांकि आज रिपोर्ट दी जा सकती थी, लेकिन कहा गया है कि रिपोर्ट कल दी जाएगी लोकसभा के अंदर। तो मुझे ये जो मेरे ज़राए हैं उन्होंने मुझे ये बताया है कि शायद हो सकता है कि इस रिपोर्ट के अंदर कुछ हक़ाइक़ को वो मस्क कर दें या तब्दील कर दें। अब ये इसकी कई वजूहात हैं और कई हैं, वो फिर हम कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन ये बात ज़रूर है कि बिपिन रावत की जो हलाकत है अचानक, ये बहुत कई अहम सवालात छोड़ के जा रही है। आपको याद होगा, अगर कल आपने मेरी वीलॉग अगर देखा होगा पूरा, तो अगर आप पूरा नहीं देखा तो दोबारा से देख लीजिएगा। मैंने एक बात इशारतन आपको कही थी कि प्यूटन की और मोदी की बड़ी मुलाकात हुई है, बड़ी मुख्तसर मुलाकात हुई है। उसमें प्यूटन ने मोदी से वाज़ेह तौर पर कहा था कि आप हमें जो है यूक्रेन के हवाले से भारत का स्टैंड क्या होगा, और भारत अगर रूस के साथ इस मसले पर अगर साथ देता है तो फिर भारत के साथ जो भी मामलात हैं वो किस तरीके से डील किए जाएंगे। और हमने आपको ये बात भी बताई थी कि जो भारत ने सौदा किया है रूस के साथ S-400 जो पेट्रियाटिक मिसाइल हैं, उसके हवाले से भी हमने आपको बताया था कि ये मामला जो है अमेरिका के नज़दीक जो है किसी तरह से नाकाबिल कबूल है। तो एक बात ये भी मद्देनज़र रखें जो हमने कही थी, और आज ये बात हम आपको बता रहे हैं कि जो 400 जो मिसाइल सिस्टम था, डिफेंस मिसाइल सिस्टम जो रशिया का है, पेट्रियाटिक बैटरीज़ हैं, और जो रशिया से जो असलहा भारत ख़रीद रहा था उस पर अमेरिका को बहुत तहफ़्फ़ुज़ात थे। साथ साथ आपने ये भी नज़र में रखना है कि बिपिन रावत जो हैं एक वाहिद ऐसी शख्सियत थे जो कि एक तो पहला ये सुप्रीम कमांडर का ओहदा जो है भारत में पहली दफ़ा लॉन्च किया गया था, और बिपिन रावत के पास बेइंतहा इख्तियारात थे। और बिपिन रावत एक वाहिद वो शख्सियत थे जो कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी एक जारहियत और चीन के ख़िलाफ़ भी एक जारहाना रवैया रखने का इंडिया वो देते रहे हैं, और उनकी पॉलिसी में शामिल था कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है जारहाना रवैया रखा जाए। लेकिन वो ये भी कहते थे कि अगर जब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जारहियत हो तो चीन के साथ आप न लड़ें। एक वक्त में आप एक वो खोलेंगे, क्या कहते हैं, महाज खोलेंगे, लेकिन पाकिस्तान की तरफ उनका झुकाव ज़्यादा था। चीन की तरफ, मतलब पाकिस्तान की तरफ उनकी मुखालफत जो है ना वो ज़्यादा थी, लेकिन चीन की तरफ वो थोड़ा सा नरम रवैया रखते थे। एक बात और ये भी बता दूं कि बिपिन रावत जो हैं वो रूस के हवाले से वो चाहते थे कि भारत अपनी पॉलिसी जो है टिल्ड करे रशिया की तरफ, यानी अमेरिका से टिल्ड करे रशिया की तरफ। और इसीलिए जो असलहाजात ख़रीदे जा रहे थे रूस से, और जो बैटरीज़ वगैरह जो भी मामला थे, और ये जो अभी रूस के जो सदर का जो दौरा हुआ था प्यूटन का मुख्तसर, इसके अंदर भी पसे पर्दा जो है भारत की इस्टेब्लिशमेंट और बिपिन रावत का बड़ा हाथ था। तो इस तरफ जो बिपिन रावत का भारत को रशिया की तरफ टिल्ड करना, ये भी मगरिब को नापसंद था। तो ये सारी सूरत हाल हमें देखनी होगी। और इसके अलावा अब जो आ रहे हैं, ज़ाहिर है ऑब्वियसली अभी तक फ़ाइनल तो नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो बिपिन रावत की जगह जो भी आएंगे, जो ज़ाहिर इस वक्त आर्मी चीफ ही हो सकते हैं, वही आएंगे ऊपर। तो अगर वो आते हैं तो उनका जो है झुकाव जो है वह मगरिब की तरफ है। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि बिपिन रावत के बहुत सारे मामला जो हैं वो भारत की सियासत और भारत की जो आलमी सियासत है, यानी रूस अमेरिका के हवाले से, और उनकी एक सोच जो है मैंने आपको जो बताई है, और जो कुछ वो कर रहे थे सारी दुनिया के साथ असलहे के मामलात, और जो कुछ वो एक बहुत
बड़ी खुद मुख्तार एक किस्म की शख्सियत थी, बड़ी पावरफुल शख्सियत थी जो मोदी के करीब थी। तो बहरहाल ये आपको ये जो चीज़ें बताई हैं मैंने, ये सारे सवालात उठ रहे हैं। आइंदा आने वाले दिनों में ये सारी तहकीकात मुकम्मल होगी तो होगी, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है, अभी तक मेरी जो भारत में लोगों से बात हुई है, कुछ अहम इम्पॉर्टेंट लोगों से बात हुई है, तो उन सब ने जो है इसको टेक्निकल फॉल्ट जो है, जो जिसे कहते हैं कि मौसम की ख़राबी, वो कहते हैं कि ये जो हेलीकॉप्टर है FM1 जो है 17, ये मौसम की ख़राबियों और बहुत सारे हवालात से बड़ा मतलब ये मतलब सोफिस्टिकेटेड है, मतलब मौसम की ख़राबी वगैरह ये सब चीज़ें इस पर इतनी असर नहीं कर सकती। ना टेक्निकल ख़राबी हो सकती है, जैसे कि आग वगैरह लग गई तो उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर हैं बचने की, जो कि फ़िलहाल लगता है ऐसा कि जो कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं हुई। तो क़यास ये किया जा सकता है कि ये कोई हो सकता है कि कोई सेबोटाज हो या कुछ भी हो बहरहाल, लेकिन मैं कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं दे रहा आपको, लेकिन मैं सवालात जो आपको बता रहा हूँ वो हैं, और जो कुछ लोग सवालात कर रहे हैं उसके हवाले से मैंने आपको बताई है। अच्छा, आपको कल मैंने एक ख़बर ये बताई थी कि परसों भी बताई थी, मैंने जिक्र किया था कि फ़्रांस के सदर जो हैं मैक्रोन, वो सऊदी अरब आए थे और उन्होंने सऊदी अरब के साथ सारे मामलात किए हैं। और ये भी मैंने आपको बताया था कि उन्होंने तुर्की के साथ और UAE के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात किए। और मैंने आपको ये बात कही थी कि फ़्रांस जो है मशरिक़ वस्ता के अंदर अपनी गिरफ्त मजबूत कर रहा है। तो ये सारा सिलसिला चल ही रहा था कि अचानक आपने खबर सुन ली होगी कि फ़्रांस ने इंटरपोल के, फ़्रांस की जो इंटरपोल है उसने सऊदी एक शहरी को पकड़ा है और जिस पे कहा है कि उसे खशोगी का कत्ल का इल्ज़ाम है, और वो कहा है कि ये हमने पकड़ लिया है और हम जो है अब इसको, तुर्की ने कहा है कि उसे हमारे हवाले करें, जबकि सऊदी अरब ये कह रहा है कि जिस शख्स को आपने पकड़ा है वो खशोगी का कातिल नहीं है। अच्छा, अब ये बड़ी कमाल बात है, आपके जहन में, सबके जहन में बात उठ रही है कि अभी कल तक तो ये सारे मामला थे, इनके माहिदे हो रहे थे, मैक्रोन सऊदी अरब में बैठे हुए थे, तो मैक्रोन ने फिर कैसे सऊदी अरब के सऊदी शहरी को पकड़ लिया? इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। जो हमने पता किया है वो ये है कि फ़्रांस और सऊदी अरब और तुर्की के साथ, जो तुर्की सऊदी अरब और मशरिक़ वस्ता के अंदर जो फ़्रांस पींगे बढ़ा रहा था, अब आप ज़रा गौर से सुने, जो फ़्रांस पींगे बढ़ा रहा था सारी और कंट्रोल हासिल करने की कोशिश कर रहा था, ये मगरिब को नापसंद था। याद रखें कि फ़्रांस के हवाले से अभी आपको एक, फ़्रांस और ऑस्ट्रेलिया के हवाले से अब्दूज़ों के सिलसिले में भी अमेरिका का एक बाईपास आपको याद होगा, अभी वीडियो कम होती है, मैं उसमें जिक्र नहीं करूँगा, मैं पहले बहुत बना चुका हूँ उस पर वीडियोस, वो आपको एक वाक़या याद होगा। उसी को भी ज़रा पस मंज़र में रखें और अपने जहन में रखें और ये सोचें कि जो फ़्रांस ने जिस तरीके से सऊदी अरब के ऊपर और सऊदी अरब के साथ सौदे करने की कोशिश की, बड़े पैमाने पर सऊदी अरब से वो सौदे कर रहा था, और साथ में UAE के साथ भी बड़े मामला सेट किए थे फ्रांस में मैक्रोन ने, और साथ में तुर्की के साथ भी मामला सेट करने की कोशिश की थी। तो ये मगरिब की जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको ये चीज़ पसंद नहीं आई थी, लिहाजा अचानक ही फौरी तौर पर जो इंटरपोल है, आपको पता है इंटरपोल तो हर मुल्क में होती है, लेकिन वो काम बेसिकली ये बड़ी बड़ी जितनी भी इस्टेब्लिशमेंट हैं, तो आपको पता है इनका माई बाप तो एक ही है, मगरिब है। तो ये मगरिब के कहने के ऊपर उन्होंने इस जो इनकी जो मोहब्बत की पींगें बढ़ रही थी सऊदी अरब की और फ्रांस की, इसके अंदर एक जिसे कहते हैं कि ना वो एक दरार डालने के लिए, या क्या कहना चाहिए उर्दू में, रंग में भंग डालने के लिए उन्होंने ये काम किया है। और अभी तक देखिए ये कामयाब तो नहीं हुए हैं, लेकिन तुर्की ने भी कहा है कि उस आदमी को हमारे हवाले करें। लेकिन बुनियादी तौर पर ये जो मामला हुआ है ये इसीलिए हुआ है, ये ख़ास तौर पे कराया गया है, ये भी एक बहुत बड़ी मतलब इसको जो है ना रोका गया है इसके अंदर। ये जो मैक्रोन का जो मशरिक़ वस्ता के अंदर सऊदी अरब, तुर्की और अबू ज़ैबी के साथ और UAE के साथ जो मामला चल रहे थे और जो जिस तरह वो अपनी गिरफ्त मजबूत कर रहा था, तो ये एक बीच में दरार डालने की कोशिश है सऊदी अरब के दरमियान और फ्रांस के दरमियान। ये एक काम जो है शब खून जिसे कहते हैं मगरिब ने मारा है अभी, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि क्या मामलात होते हैं। लेकिन जैसे ही ये सूरत हाल सामने आई, सऊदी अरब थोड़ा सा घबराया, और घबराती आज जिस वक्त वेल आई एम टॉकिंग, मतलब जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसी दौरान मतलब सऊदी अरब ने हमें पता लगा है इस्तफ़ाई ज़राए से कि सऊदी अरब ने फ़ौरी तौर पे अमेरिका से इमदाद मांग ली है अपने डिफेंस और मिसाइल सिस्टम के लिए, क्योंकि सऊदी जो है वहाँ पे सऊदी इसको जो पता लग गया था, सऊदी इसकी इंटेलिजेंस एजेंसी को पता लग गया था कि अमेरिका जो है मगरिब जो है इस सूरत हाल पर जो फ्रांस के साथ वो पींगे बढ़ रही हैं, फ्रांस के साथ सारे मामलात कर रहे हैं और अमेरिका को बाईपास करके, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि यूरोप सारा अमेरिका के साथ रहे, लेकिन जो भी चाहता है वो चाहता है कि अमेरिका की अंडर, मतलब जिसे ना अम्ब्रेला के अंडर कंट्रोल हो सारे मामले। तो वो जो है ये फौरी तौर पर सऊदी अरब ने इन तमाम चीज़ों को भांप लिया, और फौरी तौर पर जिस वक्त मैं आज आपसे अभी बात कर रहा हूँ तो हमें ये पता लगा है कि सऊदी अरब ने अमेरिका से रब्ता कायम किया और उनसे कहा कि वो उनकी दिफाई ज़रूरियात पूरी करे, और बड़े पैमाने पे सऊदी अरब जो है अमेरिका के साथ दिफाई मामलात करने के लिए तैयार है।
ये अभी अभी आपको मैंने खबर दी है। अच्छा, दूसरी एक बात आपको याद होगा, कल अमेरिका में एक जमहूरी कॉन्फ्रेंस हो रही है। अगर बारहा मैं ये कहता हूँ, अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरी वीडियो पूरी देखा करें। मैंने गुज़िश्ता हफ्ते 2 हफ्ते पहले आपको बताया था कि जो जमहूरियत आलमी जमहूरियत कॉन्फ्रेंस हो रही है अमेरिका के अंदर, उसमें शायद गालिबन रूस और चीन को तो 100% नहीं बुलाया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान को बुलाया जा रहा है। तो मैंने आपको कहा था कि पाकिस्तान को दावत तो दी गई है, लेकिन चूँकि चीन नहीं आ रहा और चीन हमारा दोस्त है और चीन के साथ हमारे बड़े स्ट्रेटजिकल मामलात हैं, तो और ये भी बता दूं कि रूस और चीन को इसलिए नहीं बुलाया गया था कि अमेरिका ये समझता है कि दोनों ममलिकतें हैं जो ये गैर जमहूरी हैं। रूस का तो शायद मुझे नहीं पता, हो सकता है अभी कोई बुलाया, लेकिन चीन का तो 100% मुझे पता है। वहाँ के सफारतकारों ने हमें बताया था कि वो इसलिए नहीं दावत दे रहे कि वो समझते हैं कि चीन जो है डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। तो मैंने उसी वक्त आपको मैंने उसी वीडियो में कहा था कि पाकिस्तान इसमें नहीं जाएगा। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये खबर जो हमने आपको दी थी आज से 2 हफ्ते पहले, वो कन्फर्म हो गई है कि पाकिस्तान ने उसमें जाने से माजरत कर ली है। साथ ही में अमेरिका ने जो चीन ने अमेरिका को एक धमकी भी दी है कि आपको पता होगा कि जो विंटर ओलंपिक्स हो रहे हैं उसके अंदर वो अमेरिका ने जाने से जो है माजरत कर ली और उसका बाइकआउट किया है। तो चीन ने कहा है कि इसका हम जो है इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा अमेरिका को। यानी खमियाजा भुगतने से मुराद ये नहीं कि मतलब वो जंग करेंगे, मतलब ये कि उसका बदला वो चुकाएंगे कहीं ना कहीं। तो चीन ने यह कहा है इस बात को, तो ये भी एक बड़ी खबर है। अच्छा, दूसरी ये कि पाकिस्तान के हवाले से बता दें कि कोर कमांडर का इजलास हुआ जिसमें मुल्क की सलामती और पाकिस्तान के गिर्द जो ख़तरात हैं और जो अचानक जहरियत, ज़रा मेरी बात पर गौर कीजिएगा, अचानक जहरियत के जो भी अगर सूरत हाल डेवलप हो सकती है उसके ऊपर गौर किया गया और सियालकोट के मामले पर गौर किया गया, क्योंकि सियालकोट के हवाले से भी हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान का इमेज बड़ा ख़राब हुआ और ख़ास तौर पे जो कुछ हुआ है, आर्मी चीफ ने इस पर सख्त नोटिस लिया है और हुकूमत को कहा है कि सख्त नोटिस लें इस चीज़ का कि आइंदा जो है ये मॉब की सियासत जो है ना कंट्रोल की जाए। पाकिस्तान के अंदर मॉब की सियासत जो है ख़राब हो रही है, चाहे वो मॉब की सियासत से मतलब सियासी बुनियादों पर हो या वो मजहबी बुनियादों पर हो या लिसानी बुनियादों पर हो। तो ये जो है आज जो है जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, हमें पता लगा है कि मॉब की सियासत के ऊपर तीनों सतह के ऊपर बड़ी जो है मतलब तशवीश का इजहार किया गया और कहा है कि इस मामले को रोका जाएगा। और ये जो कानून हाथ में लेते हैं ना हुजूम और ये सारे मामला होते हैं उसके भी इसके हवाले से बड़ी तशवीश का इजहार किया गया। अच्छा, दूसरा राना शमीम के हवाले से भी हमने आपको याद है मेरी वीडियो मैंने कहा था बहुत पहले जब राना शमीम ने हरफिया बयान दिया था, तो मैंने कहा था कि राना शमीम का बयान उनके गले का तौफ बनेगा। हमें पता था क्योंकि वो लंदन में था, वो जिसके थ्रू बना था, जिसने बनवाया था, हमें सारी चीज़ें पता थी, तो लिहाजा हमने बहुत पहले कह दिया था कि ये बयान इनके गले का तौफ बनेगा। बहुत सारे लोग कह रहे कि नहीं जी फैसल साहब अभी तो बहुत कमाल हो गया और ये अब आग हुआ और बड़ा इनकलाब आने वाला, ये वो कुछ भी नहीं हुआ। आज आपने देख लिया कि वो बात यह आ गई कि अदालत ने उनसे कह दिया कि हल्फिया बयान जो है अपना जमा कराएं पीर तक, वरना उनके खिलाफ तौहीन हालत। वही बात हुई जो मैंने आपसे कही थी, क्योंकि वो सारा एक प्री प्लान था और मैंने आपसे कहा था कि ये जो है सारा मामला जो है ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ साहब बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के अंदर मामला को ख़राब कर रहे हैं। कभी वो फ़ौज को ख़राब करने की कोशिश करते हैं एक तरफ से, मतलब वो स्टिक एंड कैरेट कीजिए ना, वो सियासत आजकल हम बाहर रह के ना वो और लोगों से ताल्लुकात कर करके ना वो भी बड़े माहिर हो गए हैं। डिप्लोमेट्स उनके पास बैठे हैं, कभी रशियन होते हैं उनके पास, कोई इसराइल का डिप्लोमेट होता है, कभी अफगानिस्तान का डिप्लोमेट होता है, कभी उनके पास कोई ब्रिटिश डिप्लोमेट होता है, बहुत सारे हैं और उनके साथ सारे मामला चल रहे हैं। तो वो भी स्टिक एंड कैरेट वाली जो है ना आजकल नवाज शरीफ साहब बड़ी हायर डिप्लोमेसी कर रहे हैं, स्टिक एंड कैरेट वाली जो अमेरिका की होती है। तो वो अदलिया का इमेज ख़राब कर रहे हैं, अदलिया के मामला को ख़राब कर रहे हैं और उन्होंने जिस तरह फ़ौज के साथ फ़ौज के इमेज को ख़राब करने की कोशिश की, इस तरह वो अदलिया को भी कर रहे हैं। और शौकत सिद्दीकी का भी मामला आपके सामने आया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो बुनियादी तौर पर ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं और साथ में वो एक सर्वर रिपोर्ट आई है जिसमें पाकिस्तान की अदलिया को और पुलिस के हवाले से कहा गया। तो पुलिस के हवाले से तो मैं समझता हूँ कि ठीक है करप्शन की बात है, लेकिन अदलिया में करप्शन जो है वो खौफ की वजह से है और जो है ना मतलब एक तरीक़ेकार हमारा हुकूमत का उसकी वजह से है। क्योंकि अदलिया के अंदर देखिए, अदलिया कभी भी किसी बड़े आदमी को नहीं पकड़ती। मैंने उस पर पहले भी कहा है, मेरी कई व्लॉग्स भी मौजूद हैं कि किसी भी बड़े आदमी को जब पकड़ा जाता है या किसी जज के पास जाता है तो उसके पास सबसे बड़ी बात यह है कि करप्शन पुलिस की होती है, उनके पास कोई गवाह नहीं मिलते और फिर सबसे बड़ी बात है कि कोई बड़ा आदमी होता है तो पहले ही वो जज साहब को अप्रोच हो जाती है, उनको पता लग जाता है कि मेरे बीवी गायब हो जाएगी या मेरे बच्चे गायब हो जाएंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ कानून जो है ना इस सिस्टम को तब्दील होना चाहिए, कानून सबके लिए होना चाहिए, सख्त होना चाहिए और कानून जब कानून पे अमल दरामद हो तो नज़र आए, जब नज़र आएगा तो खौफ पैदा होगा, जब खौफ पैदा होगा तो फिर जज जो है ना जज के अंदर भी हिम्मत होगी, उसको नज़र आएगा कि हाँ भाई लोग जो है मैं जब फैसला करूँगा तो उसके ऊपर अमल दरामद होगा और मेरी जान भी महफूज रहेगी और मुझे
तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। लेकिन जब जज को ये पता होगा कि मुझे ख़तरा है, मैं कि जब पीटीएम के लोग हैं, फ़ौज ने, अब वीडियो लंबी जाती है, आपको पता है क्या मैं बात करूँ, फ़ौजी अदालतों ने कितने लोगों को पकड़ा था, जब पकड़ के जब गया तो पीछे से उनको धमकियाँ आ गई अदालतों के अंदर, कहा गया जनाब इनको छोड़ें, वरना अगर आपने इनको ना छोड़ा तो हम आपको पकड़ेंगे। तो नतीजा क्या हुआ कि वो कोर्ट ने सारे लोगों को छोड़ दिया। तो बुनियादी तौर पर कहने का मकसद ये है कि सबसे पहले जो है अदलिया को, जजों को सख्त तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, और तहफ़्फ़ुज़ देने के बाद अगर कोई जज, कोई काजी अगर कहीं मिसकंडक्ट करता है या अगर कोई बदगुमानी का शिकार होता है तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मौजूद है, सख्त उसके ख़िलाफ़ एक्शन लिए जाएँ ताकि दूसरे काजियों को भी मतलब एक सबक मिल सके। तो ये असल में चीज़ है, अमल दरामद होना चाहिए और इसके ऊपर मतलब हाँ, बातचीत तो बहुत होती है, बातचीत नहीं होनी, इस वक्त कुछ ना कुछ अमल होना चाहिए, चाहे वो सियालकोट का मसला हो, चाहे वो जो फैसलाबाद में हुआ हो, चाहे जजों का मसला हो, जहाँ कहीं भी एहतसाब हो या सज़ा हो, जज़ा व सज़ा का मामला हो, अब नज़र आना चाहिए। बग़ैर नज़र आने वाली सज़ा को अब लोग कबूल नहीं करेंगे, ना ये माशरा से एक्सेप्ट करेगा। आज के लिए इतना ही। कल इंशाअल्लाह हम जो भी वाक़यात हुए उस पर आपके साथ फिर दोबारा हाज़िर ख़िदमत दूँगा। तब तक आप सबसे अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।